गाइस, स्वागत है आप सभी का राम आइस में। मेरा नेम है ऋचा। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं यूपीएससी टेस्ट सीरीज फॉर 2023। आज हमारी ये क्लास सेकंड है। इससे प्रीवियस वाली क्लास में कुछ डाउट है, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो जरूर जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। चलिए, आज का प्रथम क्वेश्चन है, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑप्शंस हैं रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, यूक्रेन, हंगरी। उपयुक्त में से कौन सा देश बेलारूस के साथ सीमा साझा करते हैं? ज्योग्राफी का प्रश्न है आपका। आपसे पूछा ये गया है कि बेसिकली जो है वो कौन से कंट्रीज जो है वो बेलारूस के साथ बाउंड्री शेयर करती हैं। सिर्फ इतनी सी बात आपको बतानी है। सो अगर हम बात करें बेलारूस के साथ, रसिया, लिथुआनिया, लाविया, एस्टोनिया, रसिया, यूक्रेन, मोल्डोविया, रोमानिया, हंगरी, सोलाविया, ये सभी जो है ये कहीं ना कहीं बाउंड्री शेयर करती हैं। और तो अगर इसमें देखें तो यानी कि आपका रूस हो गया, लातविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, पोलैंड हो गया एंड हंगरी हो गया, ये सारे के सारे यूक्रेन हो गया। इतने जो कंट्रीज हैं वो आपकी बेसिकली जो बाउंड्रीज हैं वो शेयर करती हैं। तो एस्टोनिया एंड हंगरी जो है वो बेसिकली बाउंड्री शेयर नहीं करती हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन हैं, इसकी स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग की गई थी। बैंकों के चालू खाते रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालयों के बैंकिंग विभागों द्वारा खोले जाते हैं। नेक्स्ट थर्ड ऑप्शन है, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक को भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल एक और दो दोनों, सी केवल तीन, डी एक, दो और तीन। इसके अकॉर्डिंग बेसिकली कौन सा करेक्ट आंसर है आपको ये बताना है। ये बेसिकली भारतीय रिजर्व बैंक का कॉन्सेप्ट आपको बैंकिंग सिस्टम के तहत पढ़ने को और देखने को मिलेगा। इंडियन इकोनॉमी के तहत जो है वो आप इसे पढ़ते हैं। अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक की बात करते हैं तो बिल्कुल ऑप्शन 1 जो है वो एकदम करेक्ट है। और कब की गई थी? 1935 में की गई थी। 1934 के प्रावधानों के अकॉर्डिंग की गई थी। कब की गई थी? 1 अप्रैल को की गई थी। 1 अप्रैल 1935 को जो है वो स्थापना की जाती है। वहीं बैंकों में ये भी इनसे उम्मीदें की जाती हैं, जो भी बैंक होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी मांग और जो मियादी देयताएं होती हैं उनका पर्टिकुलर एक पार्ट यानी एक भाग जो है वो नगदी आरक्षित निधि के रूप में जो है वो रिजर्व बैंक के पास रखे। मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे से आपके जो इकोनॉमी के टीचर हैं देवी सर, वो आपको पढ़ा पाएंगे, बता पाएंगे। मैं तो सिर्फ आपको एक संदर्भ बता रही हूँ। अगर आपको भारतीय रिजर्व बैंक डिटेल में पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी डिटेल में पढ़ना है तो डाउनलोड करिए हमारे राम आईएएस का ऐप में आपको सारे सेशन सिस्टमेटिक वे में जो है वो देवी सर के मिल जाएंगे। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम की अगर हम बात करें 1934 में जो है इसको लागू किया जाता है प्रावधानों के तहत। लेकिन इसका अगर आपसे स्टेट पीसेस में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि फर्स्ट टाइम इसका संशोधन कब हुआ, तो इसका 2016 में जो है वो संशोधन होता है। और के तहत जो है वो आरबीआई के विकास के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए पर्टिकुलरली मूल स्थिरता को बनाए रखने के लिए जो भी इसकी देयताएं हैं, एक इसकी बनाने के लिए कि ये सारी जो बॉडी है वो सही ढंग से कार्य करे, प्राथमिक उद्देश्य के साथ जो है वो भारत में मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी जो है वो आरबीआई को सौंपी गई है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्रिप्टो करेंसी के बारे में आप जो है वो साइंस एंड टेक के तहत पढ़ते हैं। यह एक विकेंद्रीकृत पीयर टू पीयर नेटवर्क द्वारा समर्थित है जिसे ब्लॉकचेन कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें की हैं। आगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में मैं आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने करंट अफेयर से स्टार्ट कर दिया है ना,
साइंस एंड टेक्नोलॉजी करंट अफेयर्स के तहत मैं आपको बताऊंगी कि क्रिप्टो करेंसी पर जो प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें की गई हैं उसके क्या रीजंस रहे हैं, सो वो हम बात करेंगे उसमें। अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। ऑप्शन है इसके केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ये हमारा, क्रिप्टो करेंसी के संदर्भ में पूछा गया है क्वेश्चन। सो आपको बताना है कि क्या इसका सही आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी या फिर ऑप्शन सी एंड डी। अगर हम बात करें क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग तो ऑप्शन सी जो है वो इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने जो है वो क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाने की सिफारिशें जो है वो ऑलरेडी की है। इसने जो है देश के मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य के लिए, अब क्यों इसमें प्रतिबंध लगाने की सिफारिशें तो की गई हैं, लेकिन क्यों की गई हैं, ताकि हमारे देश की जो मौद्रिक और राजकोषीय जो स्वास्थ्य है वो सही बना रहे। इसके बारे में जो है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी तो आपको आइडिया लगेगा, लेकिन अभी आप इतना जानिए कि मौद्रिक और राजकोषीय स्वास्थ्य बना रहे, हमारे देश में जो है वो अस्थिर प्रभाव ना हो, उसके कारण भारतीय रिजर्व बैंक ने बैन करने की बात कही है। ऑप्शन 1 जो था वो एकदम करेक्ट था। चलिए इसमें जो है वो बेसिकली अगर बात करें तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है इसे कभी कभी क्रिप्टो मुद्रा या फिर क्रिप्टो नाम से भी जाना जाता है। ये एक प्रकार की ऐसी मुद्रा होती है जो डिजिटल रूप में होती है और लेन देन को सुरक्षित करने के लिए क्रिप्टोग्राफी का उपयोग किया जाता है। तो इसी कारण से जो इसे बोला जाता है वो क्रिप्टो करेंसी बोला जाता है। सेंडाई फ्रेमवर्क, देखिए ये जो हमारी यूपीएससी के हिसाब से जो टेस्ट सीरीज हम लेकर आ रहे हैं ये आपके 2023 के एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी, तो आपको सेशंस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। अब कैसे हेल्प करेगी आपके सेशंस में, ये क्वेश्चंस आपको कैसे हेल्प करेंगे, देखिए आज के टाइम पीरियड में जो यूपीएससी में क्वेश्चंस आ रहे हैं वो करंट से काफ़ी आ रहे हैं, बट डायरेक्टली वो करंट से क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, सब्जेक्ट से लिंक करके पूछते हैं। और हम आपने इस सीरीज में यही करने का जो है वो प्रयास कर रहे हैं। वहीं उसके अलावा हम स्टेट पीसीएस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बेसिस पर भी जो है वो क्वेश्चंस लेकर आ रहे हैं। सो राम आईएएस पर आपको ऐसी बहुत ही अब इंटरेस्टिंग क्लासेस मिलने वाली हैं, तो सब्सक्राइब जो है वो पहले से कर लीजिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। ठीक है, सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह पर्यावरण, तकनीकी और जैविक खतरों तथा जोखिमों से संबंधित है। वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसका समर्थन किया गया था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। सो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से करेक्ट आंसर इसका, और क्या है आखिरकार सेंडाई फ्रेमवर्क? तो अगर हम सेंडाई फ्रेमवर्क के बारे में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में ये जो है ये एक प्रकार का प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित जो खतरे होते हैं, ह्यूमन मेड कुछ ऐसे खतरे हो सकते हैं, उनके साथ साथ संबंधित पर्यावरणीय, तकनीकी और जैविक खतरों, उसके अलावा कोई भी जोखिम हो सकते हैं, तो उनके कारण छोटे या फिर बड़े पैमाने पर अचानक या फिर तेज गति से आने वाली जो भी आपदाएं होती हैं उन पर जो है वो उन आपदाओं के जोखिम पर जो है वो लागू किया गया है सेंडाई फ्रेमवर्क को। बहुत आप आसान भाषा में समझ सकते हैं, ऑप्शन 1 एकदम करेक्ट है। देखिए हमारी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, वो टेक्निकल हो सकती है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड हो सकती है, जैविक खतरों से रिलेटेड हो सकती है, मानव निर्मित या प्राकृतिक रूप में किसी में भी हो सकती है। तो उन प्रॉब्लम्स को टैकल करने के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क को बनाया गया है। वर्ष 2015 में सेंडाई जो है वो बेसिकली मियागी जापान में आयोजित जो है वो आपदा जोखिम न्यूनीकरण के तीसरे संयुक्त राष्ट्र विश्व सम्मेलन में जो है वो अपनाया गया था। तो ये जो है ये भी बेसिकली करेक्ट ऑप्शन है, दोनों ही जो है वो ऑप्शंस करेक्ट हैं और इसी के बेसिस पे आपका सी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाता है। वहीं सेंडाई फ्रेमवर्क जो है इसे बेसिकली जो है ह्यूगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन का एक उत्तराधिकारी उपाय के रूप में भी इसे जो है वो देखा जा रहा है। बात करते हैं अपने अगले प्रश्न की।
भारत अफ्रीका विकास साझेदारी, देखिए आप क्वेश्चंस देख पा रहे होंगे अगर आप समझने का प्रयास कर रहे हैं। आपके कुछ सब्जेक्ट्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और आप 2023 में एग्जाम देना चाहते हैं, तो यहाँ से आप एक चीज समझने का प्रयास कर पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चंस हैं वो कहीं ना कहीं हमारे सब सब्जेक्ट से उठाए गए हैं और करंट से लिंक करके जो है वो क्वेश्चन पूछे गए। भारत अफ्रीका विकास साझेदारी पर भारतीय उद्योग परिसंघ एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विदेश मंत्रालय और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस सम्मेलन ने भारत सरकार की लाइन ऑफ क्रेडिट से परे व्यावसायिक अवसरों की तलाश में कंपनियों को जो है वो प्रोत्साहित किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर? क्या सारे के सारे जो है वो भारत अफ्रीका विकास साझेदारी की अगर हम बात करें तो इसके रेफरेंस में क्या दोनों ऑप्शंस करेक्ट है? हाँ जी, दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, क्योंकि भारत अफ्रीका विकास साझेदारी जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने जो है विकास साझेदारी पर 17वें भारतीय उद्योग परिसंघ के जो है वो एक्जिम बैंक कॉन्क्लेव में जो है वो भारत ने अफ्रीका के साथ व्यापार और निवेश समझौते की आवश्यकताओं पर जोर दिया है। बात कही गई है कि ये जो है ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसे लॉन्च किया जाना चाहिए। बेसिकली अगर हम बात करें भारत अफ्रीका विकास साझेदारी के बारे में बात करें तो 2005 में जो है जो विदेश मंत्रालय और वाणिज्य एवं जो उद्योग मंत्रालय थे उनकी हेल्प से भारत सरकार के सहयोग से इसे जो है वो लॉन्च किया गया था। ठीक है, सो ईयर याद रखिएगा 2005 में जो है इसे लॉन्च किया गया था। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का एक प्रकार का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मंच है जो कहीं ना कहीं स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में इंपॉर्टेंट फैक्टर निभा रहा है, क्योंकि विकास में जो है वो बढ़ावा दे रहा है, जोर दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रेन पिट वाइपर एक न्यूरोटॉक्सिक्स विषैला सांप है। न्यूरोटॉक्सिक्स रक्त के थक्के बनने से रोकता है, इससे आंतरिक रक्तस्राव होता है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन जो है वो सही है? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा आज का प्रश्न 6। कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अगर हम बात करें तो ग्रीन पिट वाइपर जो है ये एक प्रकार का हीमोटॉक्सिन्स विषैला सांप होता है, ना कि न्यूरोटॉक्सिन्स। यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूरोटॉक्सिन्स। न्यूरोटॉक्सिन्स नहीं होता है, क्या होता है? हीमोटॉक्सिन्स टाइप का जो है वो विषैला सांप होता है। सो ऑप्शन 1 जो है वो रॉन्ग हो जाता है। इसी के बेसिस पे सही पूछा गया था ना। वहीं इंडिया में अगर बात करें कि अभी तक जो है उपलब्ध एंटीवेनम से ग्रीन विट वाइपर को जो है बेसिकली वाइपर के जो जहर होता है उसे निष्क्रिय नहीं किया जा सकता। तो इंडिया के रेफरेंस में आप ये कह सकते हैं कि अभी ये जो है ये काफी ज्यादा विषैला है। उसके अलावा सेकंड ऑप्शन था न्यूरोटॉक्सिस विष रक्त के थक्के बनने से रोकता है, इससे जो है आंतरिक रक्तस्राव होता है। तो अगर हम बात करें हीमोटॉक्सिन जो है वो जहर रक्त शरीर में जो है वो रक्त के थक्के बनने से रोकता है और इसी कारण जो है वो आंतरिक रक्तस्राव जो है वो होता है। यहाँ पे अगेन क्या लिखा था? न्यूरोटॉक्सिन्स लिखा था, तो न्यूरोटॉक्सिन्स नहीं है, हीमोटॉक्सिन्स है। तो वर्ड की जो है वो मिस्टेक है, उसके अलावा जो है और सारी चीजें सही है। अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे सांप जो न्यूरोटॉक्सिक जहर छोड़ते हैं वो बेसिकली जानवरों के तंत्रिका तंत्र जो एनिमल्स का नर्वस सिस्टम होता है उसको प्रभावित करते हैं और उससे जो जानवर होते हैं उनकी मांसपेशियों में पक्षघात, मस्तिष्क में जो है वो नुकसान होता है। वहीं न्यूरोटॉक्सिन्स कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर भी जो है वो हमारे हमला करते हैं और जो हमारी मांसपेशियां होती हैं वो भी वर्क नहीं कर पाती हैं। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। कोविड-19 के लिए अपशिष्ट जल आधारित निगरानी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इससे हम नालों के अनुपचारित जल में वायरल घनत्व में अस्थायी गतिशीलता का पता लगा सकते हैं।
शोधकर्ताओं ने पाया कि अधिकांश विषाणु मल के नमूनों से आते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। सो कोविड-19 के रेफरेंस में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्या होना चाहिए इसका करेक्ट आंसर? इसके अगर हम करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 दोनों करेक्ट थे। तो ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2 अगर किसी क्वेश्चन के बोथ करेक्ट हैं तो क्या हो जाता है उसका आंसर? सी नंबर हो जाएगा उसका करेक्ट आंसर, क्योंकि जो भी रिसर्चर्स है उन्होंने जो है वो नालों के अनुपचारित जल में जो वायरल घनत्व है उसमें अस्थायी जो गतिशीलता है उसके बारे में जो है वो पता लगाया है। गगनयान, अगेन आपका साइंस एंड टेक करंट अफेयर से क्वेश्चन है। गगनयान के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गगनयान सिस्टम मॉड्यूल, जिसे ऑर्बिटल मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। इसे GSLV मैक 3 के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह उच्च पृथ्वी कक्षा में पृथ्वी का चक्कर लगाएगा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से कोई ऐसे ऑप्शन जो है वो करेक्ट नहीं है। क्या पूछा है? करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट नहीं आपको बताना है। गगनयान मिशन के बारे में बात करें तो गगनयान मिशन जो है, जो हमारी साइंस एंड टेक 15 मिनट सीरीज है, उसमें कल जो है वो गगनयान मिशन के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन पड़ जाएगी। कल जो है वो 3 बजे आपको गगनयान का वीडियो मिल जाएगा। 15 मिनट सीरीज के तहत गगनयान के बारे में बात करेंगे। वहां मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगी कि गगनयान मिशन क्या है, किस तरीके से लॉन्च किया गया, कितने मॉड्यूल्स होंगे, किस तरीके से वर्क करेगा, मेन इसके पर्पस क्या है, यानी उद्देश्य क्या रखे गए हैं, उन सभी के बारे में बात करेंगे। बेसिकली इसमें जो है ऑप्शन 3 जो है वो करेक्ट नहीं है। इसमें कौन सा सही नहीं पूछा गया था, तो 3rd नंबर सही नहीं है, क्योंकि इस मिशन को जो है वो 5 से 7 डेज के लिए अर्थ पर भेजा गया है। लगभग 300 से 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसे जो है वो ऊंचाई पर निम्न भू कक्षा में जो है वो चक्कर लगाएगा। यहाँ पे क्या लिखा था? उच्च भू पृथ्वी कक्षा, जबकि ये उच्च पृथ्वी कक्षा ना होकर जो है ये निम्न भू कक्षा है। क्या है? निम्न भू कक्षा। हिंदी में क्या बोला जाता है? लोअर अर्थ ऑर्बिट या लो अर्थ ऑर्बिट। इसके बारे में जो है हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम अपना साइंस एंड टेक वाला सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसके बारे में जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। अगेन आपका करंट से क्वेश्चन है, भारत के प्रमुख बंदरगाहों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का नवीनतम प्रमुख बंदरगाह वधावन बंदरगाह कौन सा है? वधावन बंदरगाह, जिसे लैंडलॉर्ड मॉडल पर विकसित किया जा रहा है। कामराजार बंदरगाह आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। क्या होगा करेक्ट आंसर? बंदरगाह के रेफरेंस में अगर हम बात करें कौन सा सही पूछा गया है, याद रखिए। सो अगर हम बंदरगाह के रेफरेंस में बात करें तो नौवहन और जो जलमार्ग मंत्रालय है उसके अकॉर्डिंग ये बताया गया, और ये डेटा जो है वो उसी के अकॉर्डिंग दिया गया है। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया का लगभग 95% व्यापार जो है वो मात्रा के अकॉर्डिंग 68% मूल्य के बेसिस पर समुद्री परिवहन के माध्यम से किया जाता है। तो ज़्यादातर वैसे ये फैक्ट ही है कि ज़्यादातर जो हमारा बेसिकली व्यापार है वो समुद्री परिवहन के जरिए किया जाता है। इसमें से लगभग जो है हमारे पास 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें से 12 जो हैं वो सरकारी स्वामित्व वाली है और एक जो है वो निजी कंपनी के द्वारा तैयार किया गया। सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट नहीं है। क्यों नहीं है करेक्ट? क्योंकि इसका ए नंबर करेक्ट है आंसर, केवल एक। तो दूसरा जो है वो करेक्ट क्यों नहीं है? क्योंकि जो है वो बेसिकली इसमें दिया है कि कामराजार बंदरगाह जो है वो आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है। तो अगर आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित नहीं है तो कहाँ पर है? ये जो है ये आंध्र प्रदेश के बजाय जो है वो तमिलनाडु के तट पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु के तट पर। तमिलनाडु के तट पर चेन्नई बंदरगाह में लगभग जो है वो 18
किलोमीटर उत्तर में कोरोमंडल तट पर जो है ये स्थित है। चलिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स GII के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा लॉन्च किया गया है। भारत ने वर्ष 2015 से वर्ष 2021 तक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं पूछा गया है। ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, डी ना ही एक ना ही दो। सो अगर हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी नंबर है। कैसे? क्योंकि इसमें अगर बात करें ऑप्शंस जो है इसमें सही नहीं पूछा गया था, तो ना ही एक ना ही दो। क्योंकि जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है यानी बौद्धिक संपदा संगठन के द्वारा ही इसे लॉन्च किया गया है और जो कि संयुक्त राष्ट्र की एक प्रकार की स्पेशल एजेंसी है। उसके अलावा ग्लोबल इनोवेशन जो इंडेक्स है इसका क्या मेन पर्पस है? इसका मेन पर्पस ये है कि विश्व की 132 अर्थव्यवस्थाओं के संदर्भ में नवाचार रैंकिंग के संबंध में जो है विश्लेषण के जो बहुआयामी पहलू हैं उनको जो है वो मजबूत किया जा सके। सो ये थे बेसिकली आज के हमारे क्वेश्चंस। आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मुलाकात करेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय बाय सभी को।